सो ये गाइस इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं AS2। ये सी इंटरमीडिएट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सी इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, वैसे मैंने अभी पढ़ा है तो एक बार भूल ना जाऊँ तो इसलिए रिवाइज कर लेते हैं। सबसे इसमें आता है ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के ऊपर बेस है टोटल। तो इसमें सबसे पहले तो मीनिंग है कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री में वो सारे एसेट आते हैं जो सेल के रख रखे है या रीसेल के रख रखे है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। और या फिर जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर हो सकता है, एक ट्रेडर हो सकता है। तो जो अगर ट्रेडर ने रख रखे हैं तो रीसेल पर्पस के लिए रख रखे हैं, और अगर मैन्युफैक्चरर ने रख रखे हैं तो मैन्युफैक्चरर के पास 3 तरह के गुड हो सकते हैं। रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्किंग प्रोग्रेस भी हो सकते हैं और फिनिश गुड भी हो सकती है। तो जो फिनिश गुड होते हैं वो सेल के लिए रखे होते हैं, और जो फर्दर प्रोसेस के लिए जो एसेट प्रोडक्शन जो प्रोसेस के अंदर होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस जो होते हैं उन्हें भी इन्वेंट्रीज में इंक्लूड होते हैं। और जो भी रॉ मटेरियल और सप्लाईज है, जो भी बल्कि रॉ मटेरियल है कंज्यूम होना है प्रोडक्शन में, वो भी इन्वेंट्रीज में आता है। और इंटेंजिबल गुड्स जो होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर्स, वो भी आता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या नहीं आता इसमें, ये भी 4 चीज़ें नहीं आती, ये भी नहीं आता। ये आता है, इसमें लिखा है जो कि टूल्स और स्पेयर पार्ट्स होती है जो कि सिर्फ स्पेसिफिक आइटम के लिए यूज़ होते हैं और बहुत कम इनरेगुलर इन यूज़ होते हैं, बल्कि 12 महीने से जो ज़्यादा हो जाते हैं वो सेक्शन पता नहीं शायद 12 या 10 के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद नॉन एप्लीकेबल यहाँ पर लिखा है कि जो भी वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो सेक्शन 7 में होते हैं, सेक्शन 2 में नहीं होते। जो भी वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट, CA की कोई फॉर्म है, मेडिकल सर्विस है, इसमें वर्क इन दोनों में वर्क इन प्रोग्रेस है, बाकी फिनिश्ड तो इन्वेंट्रीज होती है। जो भी शेयर डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटी अगर हमने ट्रेडिंग करते हैं हम तो रख रखा है एज अ स्टॉक इन ट्रेड, वो नहीं होते इंक्लूड। कोई भी लाइफ स्टॉक है, कोई भी कैटल है, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, मिनरल ऑयल्स है, ये सारे नहीं होते, बल्कि जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यह बात है कि इन्वेंट्रीज की वैल्यू कैसे मेज़र करें, क्योंकि यही है पूरा चैप्टर की। यह तो मीनिंग हो गया कि इन्वेंट्रीज क्या होती है। अब पूरा ASCC पे बेस है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसी होएगी। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का ये पूरा आगे है। इसमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बेसिकली लोअर इन्वेंट्री की, जैसे एक कन्वर्सेटिज्म है ना, एक पॉइंट है ना अकाउंटिंग का कि हमें सेफ खेलना होता है, वी हैव टू प्ले सेफ। एंड जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं, एक्यूमुलेटेड नहीं, जो भी हमें दिखते हैं कि एंटिसिपेटेड लॉस जो होते हैं उसे हम काउंट करते हैं, लेकिन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को हम काउंट नहीं करते। उसी तरह अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को हमें लोअर लेना होता है, चाहे तो वो नेट रियलाइजेशन मतलब उसकी सेल प्राइस या उसकी कॉस्ट, दोनों में से जो भी लोअर है वो होना चाहिए। अब आगे वो पूरा इसी को कर रखा है। अब नेट रियलाइजेशन वैल्यू होती है, मतलब कि ये तो मैंने ऐसे कह दिया, सेल वैल्यू होती है। सेल वैल्यू में से अगर कोई भी जैसे ब्रोकरेज या कमीशन दी है हमें, वो घटानी होती है। और अगर वो रॉ मटेरियल है, अगर वो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल है तो या रॉ मटेरियल नहीं, अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश्ड गुड बनने में जो भी जितना भी खर्चा आएगा वो घटानी होती है नेट रियलाइजेशन वैल्यू निकालने के लिए। अब कॉस्ट जो होती है वो 3 चीज़ों का सम होती है, परचेज प्राइस, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। और इसमें ये 4 चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। कोई भी एबनॉर्मल लॉस जो है वो इंक्लूड नहीं होता, स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। अभी हम पढ़ेंगे कन्वर्जन में सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सारे इंक्लूड ही नहीं होते इन्वेंट्री की कॉस्ट पे, ठीक है। अब है आगे है ये अब 3 है ना कॉस्ट में, जैसे अभी 3 पढ़े, परचेज प्राइस,
कन्वर्जन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। अब परचेज प्राइस में बता रखा है कि क्या क्या आता है परचेज प्राइस में। परचेज प्राइस में आता है परचेज प्राइस सबसे पहले तो कि जिस वैल्यू पे परचेज किया है हमने रॉ मटेरियल या गुड, रॉ मटेरियल जो भी परचेज किया था, ठीक है। उसके बाद टैक्स एंड ड्यूटीज़, अगर टैक्स एंड ड्यूटीज़ अगर ये मतलब वो है कि इनडायरेक्ट है कि हमें इसका मिल जाएगा वापस, क्रेडिट मिल जाएगा, तो ये नहीं होएगा। लेकिन अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो सिर्फ इंक्लूड होएगी। फ्रेट इनवार्ड है, सिर्फ फ्रेट इनवार्ड आउटवर्ड नहीं होता। अदर एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो रही है टू द एक्वाजाइजेशन, ठीक है ना, ये बहुत सारे, बल्कि हाँ, मतलब कि परचेस करते वक्त कोई भी डायरेक्टली और भी एक्सपेंस है। लेकिन अगर कोई भी ट्रेड एक्सपेंस डिस्काउंट मिला है, रिबेट मिला है, या ड्यूटी ड्रॉबैक, मतलब कि ड्यूटी, ये ड्यूटीज़ जो पे की थी उसमें से कुछ मिल गया वापस, तो वो एक्सक्लूड कर देते, वो माइनस कर देते, ठीक है। तो ये आ जाता है परचेज प्राइस। उसके बाद है कन्वर्जन कॉस्ट। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सा है। तो कन्वर्जन कॉस्ट में सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बल्कि ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स हमने पहले ही देख लिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग तो कट जाते हैं, तो ओवरहेड्स में सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड आएगी और डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट लेबर एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड में अब दो तरह के ओवरहेड हो सकते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड तो एक्चुअल कैपेसिटी के बेस पे ही हो जाएगी, ठीक है। और जो फिक्स्ड जो वेरिएबल ओवरहेड है वो एक्चुअल कैपेसिटी के बेस पे हो जाएगी। जो फिक्स्ड कैपेट है वो इन जनरल यही चीज़ होती है ना, इन जनरल ये केस होता है कि नॉर्मल कैपेसिटी हमारी 100 की है, तो किसी भी फैक्ट्री की या किसी भी मशीन की, तो इन जनरल क्या होता है, जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है वो या तो 80 यूनिट बनेगी या 60 यूनिट बनेगी, 90 बन जाएगी। क्योंकि नॉर्मल जो है, नॉर्मल एक तरह से मैक्सिमम ही लिया जा सकता है कि 24 घंटे काम किया है, ऐसा कुछ, ठीक है। इन जनरल ये एक केस ही होता है, तो नॉर्मल कैपेसिटी ही होती है। लेकिन अगर एक्चुअल कैपेसिटी बढ़ जाती है नॉर्मल कैपेसिटी से, तो एक्चुअल कैपेसिटी लेते हैं। इसमें अभी मैंने देखा कि इसमें ये भी ले सकते हैं विच एवर इज़ हायर, है ना। फिक्स्ड उसमें विच एवर इज़ हायर और वेरिएबल में एक्चुअल, ठीक है ना। ये एक्सेप्शनल केस होता है कि 100 की नॉर्मल है लेकिन 120 बन गई, ठीक है। तो उस टाइम पे एक्चुअल कैपेसिटी, क्योंकि उस टाइम पे फिर कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाएगी, क्योंकि डिवाइड में यूनिट होती है ना, नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस, तो नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस बढ़ गई एक्चुअल कैपेसिटी, तो एक्चुअल कैपेसिटी वो होगी, क्योंकि कॉस्ट फिर घट गई और कन्वर्ज ये उस उसका जो अजम्पशन होती है उसके तहत। उसके बाद अदर कॉस्ट में आता है, अदर कॉस्ट में लिखा नहीं है, लेकिन अदर कॉस्ट में दो चीज़ें आती है। एक तो शायद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, और मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, और ये ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस आता है, ठीक है। मतलब कि गुड्स हमने, बल्कि फैक्ट्री तक आने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस फैक्ट्री तक आने की, ठीक है ना, वो चीज़ होती है कि अब यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है दोनों, ठीक है। ये वैल्यूएशन ख़त्म हो चुका है। अब ये जो है, अब है ये जो नेट रियलाइजेशन वैल्यू है, ये तो हमने बताई थी, यहाँ पर जो बताई थी, ये बताई थी हमने उसकी, किसकी, फिनिश्ड गुड की, एक तरह से फिनिश्ड गुड की है, और उसकी वर्क इन प्रोग्रेस की है। तो रॉ मटेरियल जो मेजर, एक मिनट, सर ऑफ रॉ मटेरियल एट एक्चुअल कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल की नेट रियलाइजेशन वैल्यू
क्या लेगी? इसमें देखिए कि जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन रहा है, अगर वो प्रॉफिट में बिक रहा है, मतलब उसकी नेट रियलाइजेशन वैल्यू फिनिश गुड की अगर ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, मतलब प्रॉफिट में बिक रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट लेगी, समझ रहे हो? लेकिन अगर लॉस पे बिक रहा है तो रॉ मटेरियल हम वो रॉ मटेरियल उससे प्रोडक्ट ही क्यों ना आएगी, अगर लॉस पे ही बिक रहा है तो हम लेंगे रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है? बल्कि इन जनरल यही केस होता है कि प्रॉफिट में ही बिकेगा अगर जो भी फिनिश बुक, अगर फिनिश गुड ही लॉस में बिक रहा है तो हम तो वो प्रोडक्शन करेगी ही नहीं, तो रॉ मटेरियल हम बेच देंगे तो रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आ जाएगा, तब ये चीज़ है, ठीक है? और वर्क इन प्रोग्रेस में की वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू निकालते हैं कि लोअर लेते हैं या तो कॉस्ट टिल डेट की या नेट रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस नेट रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कैसे निकालेंगे कि फिनिश गुड माइनस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, मतलब कि ये चीज़, एक सेकेंड, ये एक प्रोडक्ट है, ये तीन फेजेस से घुसता है कि रॉ मटेरियल है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश गुड है। तो अगर ये फिनिश गुड की नेट रियलाइजेशन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो कि पता होना वो पता होती है, माइनस कर देंगे इस प्रोसेस में जितनी वैल्यू, कन्वर्जन में जितनी वैल्यू आती है उसको, ठीक है ना? उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। हाँ, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इसको ज़रा ये पोर्शन छोड़ दो कि अगर एक तो है नॉर्मल गुड्स जो कि आइडेंटिकल होती है, जैसे कि कोई भी मोबाइल फ़ोन्स बनाने हैं, ठीक है? तो वो तो, हाँ, तो जो नॉर्मल होती है, ये इन्होंने दो वर्ड जो लिख रखे हैं वो कम्प्लेक्स वर्ड है। ऑर्डिनरी मतलब इंटरचेंजेबल, कि मोबाइल फ़ोन जब फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, मतलब कि एक जो हम उसके लिए भी बनाते हैं स्पेशल कस्टमाइज, जो होता है कस्टमाइज्ड, ठीक है ना? ये कस्टमाइज जो प्रोडक्ट होते हैं उनका तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, उनकी जो वैल्यूएशन है वो तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट की लगाते हैं। लेकिन अगर हिस्टोरिकल अप्रोच जो ऑर्डिनरी वैल्यू है उसमें फीफो या वेटेड एवरेज मेथड से लगाते हैं, ठीक है? बल्कि लीफो जो लास्ट इन का फर्स्ट आउट, वो वाला मेथड नहीं होता। और अगर ये हिस्टोरिकल अप्रोच है, अगर नॉन हिस्टोरिकल अप्रोच है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को देखना ही नहीं है, तो रिटेल प्राइस या स्टैंडर्ड कॉस्ट, इन दोनों में से कोई, तो ये एएस में लिखा है कि ये दो मेथड ही हो सकती है। क्योंकि यूनिफॉर्मिटी लानी है, वरना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ और कोई फैक्ट्री कुछ और किसी मेथड से, तो यूनिफॉर्मिटी इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट लानी है, इसलिए लीफो मेथड लगाते हैं। उसके बाद एलोकेशन ऑफ कॉस्ट इन द जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, अब हाँ देखो, अब दो प्रोडक्ट बन गई है एक ही उससे, तो हम पता कैसे लगाएंगे कि जो कॉस्ट है, अगर मान लो ये रॉ मटेरियल है, एक सेकेंड, ये रॉ मटेरियल है, इसको प्रोसेस किया तो वर्क इन प्रोग्रेस, बल्कि दो वर्क इन प्रोग्रेस आया, दो वर्क इन प्रोग्रेस में दो प्रोडक्ट आ गए, ठीक है? प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू, इसको आगे प्रोड्यूस किया और इसको आगे प्रोड्यूस कर कर फिनिश बना लिया, फिनिश गुड बना लिया फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का। इसका अलग अलग क्यों क्यों हुआ है?
तो अब इसकी कॉस्ट एलोकेशन कैसे करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस को की वैल्यूएशन निकालने या उसकी वैल्यूएशन निकालने की। तो इसको हम कैसे बांटेंगे ऑन द यहाँ पर ही बांटेंगे इसको। इसकी प्रोडक्ट बांटेंगे कि फिनिश गुड की जो सेल प्राइस है उसकी रेशो में, क्योंकि मान लो आधा आधा तो बांट नहीं सकते। मान लो ये है 60 रुपये का और ये 160 रुपये का, तो उस केस में तो क्योंकि प्राइस अलग हो सकती है, ठीक है ना, तो उस केस में होता है। और बाय प्रोडक्ट, हाँ अगर बाय प्रोडक्ट आ गया कि वो तो बोनस ही हो गया एक तरह से, तो बोनस हो गया तो उसकी वैल्यू जो बाय प्रोडक्ट की वैल्यू है ना, उसको एक तरह से कॉस्ट से ही माइनस कर देती है, तो वो उस तरह बेनिफिट देता है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट को हम में डिस्ट्रीब्यूट करते ही नहीं, उसको माइनस कर देते हैं कॉस्ट से। तो बस यही था, ये चैप्टर था। इसकी RTPs MTPs करनी है। CA इंटर्न का ये वाला चैप्टर है, AS2 का। बस ये, चलो बाद में मिलते हैं यार।